हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन का टॉपिक बचा हुआ है, बट मैं उसको डिले करता जा रहा हूं। ठीक है, अभी भी फरवरी में हमारे पास टोटल 6 दिन है। 6 days आर मोर देन इनफ फॉर मी टू अपलोड द चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स 2। एज यू नो, एनसीईआरटी में कुछ खास एग्जाम्पल्स नहीं है, बट जितने भी है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और एक चैप्टर का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें जितना ट्विस्ट हो सकता था सब आपकी बुक में है। बुक सॉल्व करिए, कोऑर्डिनेट के लिए मोर देन इनफ है। कंस्ट्रक्शन अरे कुछ भी है फालतू। ट्रिग्नोमेट्री सोच रहा हूँ जाने दो, एक ही प्रैक्टिस सेट है। टेक्स्ट बुक अगर आप सॉल्व करेंगे और मेरे पेपर्स के 2-3 अगर रिफर कर लेंगे आप, तो हर एक तरीके से सोच पाएंगे। ठीक है, मेरे पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन थे वो सच्ची में थोड़े खतरनाक थे। ठीक है, मेरे दिमाग के थे खुरापाती दिमाग के, तो उन्हें आप रिफर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी, पाइथागोरस सर्कल, 3 चैप्टर, 3 वन शॉट, 3 दिन। और पाइथागोरस का वन शॉट लाना है तो 4 दिन मेरे लिए मोर देन इनफ है। खैर, आज हम लोग बात करने वाले फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, आज तक कभी कमेंट ही नहीं आई कि फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाइए। हमेशा कमेंट आएगी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच आता है, इसका मतलब ये है कि आपको बड़ी चीजों पे दौड़ना है। खैर, फिगर ऑफ स्पीच अगर मैं एनालिसिस करूं तो 2019 में 1 नंबर का आया था, 2020 में 0 नंबर का आया था, 2021 में गॉड नोज 0 से 1 इन्हीं के बीच में आएगा। खैर, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आएगा तो वो पोएम वाले सेक्शन में 1 नंबर का आएगा, जिसमें आपको बोलेगा कोई एक फिगर ऑफ स्पीच उठाइए। खैर, बहुत कम देखा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बच्चों में ही ये टॉपिक रहता है। और अगर बच्चे आपसे बाहर पूछ लेंगे कि भैया सिमिली का मतलब बताइए, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूँ, ताकि अप्रिसिएशन पढ़ना भी इजी हो सके, है ना। एग्जाम्पल वगैरह तब आप खुद से भी लिख पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक आता है सिमिली। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहले 10 टॉपिक है जो मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद आएंगे ये फालतू टॉपिक, मतलब जो दिखते नहीं है बट होते हैं। ठीक है, पहला आता है सिमिली। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज, एक्सेट्रा। ठीक है, नोट्स में है ये। ओके, सो ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को यूज करके कंपैरिजन होता है। इसमें कंपैरिजन तो कई सारे फिगर ऑफ स्पीच में होता है, तो डिफरेंस पहचानना कभी कभी मुश्किल होता है। सारे डाउट क्लियर होंगे, डोंट वरी। सिमिली में कंपैरिजन होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, बट उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लाइक, एज, सो। ठीक है, जैसे आप लोग लिख सकते हो चैंपियन इज लाइक अ लीजेंड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। फिर एक बात आ गई, रमेश इज एज टॉल एज जिराफ। ठीक है, अगर कोई रमेश मुझे मेरा ये वीडियो देख रहा है, सॉरी। ठीक है, रमेश मतलब जिराफ की तरह लंबा है, तो इसमें एज यूज हुआ है। जहां पे भी एज, लाइक, सो दिख जाए, समझ जाना वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, सीधी बात। ठीक है, ही इज सो डिस्कस्टिंग। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है ये, तो यहाँ पे सो यूज हुआ। तो जो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एज, लाइक, सो दिखा तो वहां पे तुरंत समझ जाना कि वो सिमिली होगा। सेकंड आता है मेटाफर। मेटाफर में देखो, सीधा कोडवर्ड याद रखो, डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, बिना कुछ यूज करे सीधा बोल देंगे कि ये है। जैसे चैंपियन इज लीजेंड, क्या एग्जाम्पल है। आई लव द वर्ड चैंपियन। आपने कभी पूछा नहीं कि मेरे चैनल का नाम चैंपियन जैद क्यों है? ठीक है कोई कारण नहीं है, ऐसे ही रख लिया। चैंपियन इज लीजेंड, एक नाम तो रखना ही था, तो यहाँ पे मैंने सीधा बोल दिया चैंपियन लीजेंड है। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ? नहीं, सेकंड एग्जांपल नहीं उठाऊंगा, एक सर का भी नाम है ये हर नाम के सर होते हैं, लीव इट। चलो, धोनी तो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा। धोनी इज टाइगर। डायरेक्टली मैंने बोल दिया धोनी टाइगर है, चैंपियन लीजेंड है, डायरेक्टली बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। तू पागल है, ये भी क्या है? मेटाफर है। मैंने सीधा उसको बोल दिया ना, कंपैरिजन थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, थोड़ी ना बोल रहा हूँ पागल जैसा, बोल रहा हूँ पागल है, तो वो क्या है? मेटाफर है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, नहीं देख सकते हो कोई बात नहीं, मेरी बात मानो, कोई नहीं है। सिमिली में कंपैरिजन होगा, बट इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा। बट मेटाफर में कंपैरिजन होगा, डायरेक्टली कंपैरिजन होगा, कुछ नहीं, सीधा बोल देंगे। ठीक है, तू पागल है, धोनी टाइगर है, चैंपियन लीजेंड है, खत्म, बात खत्म। ये 2
सेम टाइप के होते हैं, बस फर्क यही होता है इसमें वर्ड्स यूज होते हैं, इसमें कोई वर्ड्स नहीं यूज होते, सीधा सीधा बोल देती है। ठीक है, तो 2 टाइप हो गए। अब हम लोग बाकी सीखेंगे। पागल वाला एग्जांपल आपको ज्यादा समझा होगा। पागल जैसा है, जैसा बोल दिया तो वो सिमिली हो गया, पागल है डायरेक्टली बोल दिया तो मेटाफर हो गया। हमारा दिमाग यही में ज्यादा दौड़ता है। पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का सीधा सीधा कोड वर्ड लिख दो, गिविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये नॉन लिविंग का मतलब एकदम साइंस में मत चले जाना कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आपने फ्लावर्स कैसे लिख दिया। फ्लावर्स तो रेस्पिरेट कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, साइंस में मत जाओ भाई। ह्यूमन को छोड़ के जो भी बचे सबको इसमें हम नॉन लिविंग मानते हैं। ह्यूमन जानवरों को छोड़ के जो भी बचे सबको हम लोग इसमें नॉन लिविंग मान रहे हैं। ठीक है, साइंस ज्यादा मत याद करो। फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, वाटर हो गया, रॉक हो गया, स्टोन हो गया, रॉक स्टोन एक ही है। तो ये सबको जब ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लाइक द फ्लावर इज डांसिंग। ठीक है, द फ्लावर इज डांसिंग बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल आपकी नवनीत की डाइजेस्ट में दिया गया। फ्लावर इज डांसिंग। डांस कौन करता है? डांस हम करते हैं, डांस आप करते हैं, डांस जनता करती है, पर यहाँ पे कौन कर रहा है? फ्लावर कर रहा है, विच इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइंस के दौरान, साइंस से मत जाओ, साइंस के नजरिए से नहीं, इंग्लिश के नजरिए से ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट ये डांस कैसे कर रहा है? इट मीन्स इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। समझ गए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब कोई ह्यूमन की क्वालिटी हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे फ्लावर, रॉक, स्टोन इनको दे देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। लाइक द ट्रीज आर सिंगिंग। पेड़ गाना गाते हैं क्या? गाना तो मैं भी नहीं गाता। ठीक है, सबसे बड़ा झूठ। ट्रीज आर सिंगिंग, तो पेड़ गाना नहीं गाते, बट यहाँ पे बोला है, सो इट मीन्स इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, स्टोन वाटर का भी आ सकता है। वाटर इज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? वाटर इज रनिंग। पानी दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ते तो हम लोग है। सीधा कंपेयर करो ना, हम लोग दौड़ते, तो इसका मतलब ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, सीधा सीधा आप लोग इनको पहचान सकते हैं। तो ये अभी टॉपिक आई थिंक अब क्लियर हो। चलिए, तो फिगर ऑफ स्पीच ज्यादातर पोएम वगैरह में देखी जाती है, बट मैं पोएम के एग्जांपल्स नहीं उठा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप लोग समझ जाएंगे वहां पे भी। अब आते हैं अलिटरेशन पे, रिपीटेशन पे, एक्सक्लेमेशन पे। अलिटरेशन, रिपीटेशन आर ऑलमोस्ट सेम। छोटा सा डिफरेंस है जो इनको अलग कर देता है। क्या डिफरेंस है? अलिटरेशन में रिपीट होता है एक लेटर। ठीक है, लेटर और वर्ड में फर्क मालूम है ना? लेटर मतलब आपके अल्फाबेट ए बी सी डी। वर्ड मतलब क्या? वर्ड मतलब बॉल, एप्पल, वॉटेवर। ठीक है, ये सब वर्ड होता है, लेटर अलग चीज है। और इसमें क्या होगा? इसमें रिपीट होगा लेटर, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर। जैसे मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल तो रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक मुझे बचपन में जाना पड़ेगा। हाँ, याद आया। पीटर पेटर फॉल द रेन। बैड लाइन, बहुत पुरानी लाइन है, पता नहीं कब पढ़ा था, आई थिंक 5th या 3rd में पढ़ा था मैंने इसे। यहाँ पे पी और पी रिपीट हो रहा है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, सो इट मींस इट इज अ अलिटरेशन। ठीक है, आप लोग इसमें क्या लिखोगे? लेटर पी इज रिपीटेड। अब अप्रिसिएशन में जब इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो आप वहां पे लिखोगे लेटर पी इज रिपीटेड प्लीजिंगली। ठीक है, और लास्ट में लिख सकते हो फॉर पोइटिक इफेक्ट। नोट्स बनाते चलो, बार बार वीडियो मत देखो। ठीक है, ऐसे अगर करोगे तो बार बार वीडियो पे आना पड़ेगा। मेरा फायदा होगा, आपका घाटा होगा, टाइम जाएगा। नोट्स बना लोगे तो तुरंत उसको पढ़ के पहचान जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वीडियो देख के पढ़ते, बंद करते, फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं। फिर अगर आप लिख लेते हो तो आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात आपको बाद में रियलाइज होगी, अगर अब नहीं हो रही है तो। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन होता है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड। समझ ही गए होगे, पहला अगर लेटर था, ये तो वर्ड ही होने वाला है ना? ये लॉजिक आगे चल के मत लगाना, भारी पड़ जाएगा। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, इसमें क्या होगा? लॉन्ग लॉन्ग एगो, एनिमल्स में एक लाइन है। ठीक है, लॉन्ग एंड लॉन्ग ऐसा कोई लाइन है जिसमें वो बोलते हैं कि लॉन्ग एंड लॉन्ग आई कैन सी द एनिमल, ऐसा कुछ है। तो लॉन्ग लॉन्ग रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड लॉन्ग इज रिपीटेड प्लीजिंगली फॉर पोइटिक इफेक्ट, है ना? पोइटिक इफेक्ट के लिए रिपीट हुए ना, सीधी सीधी बात है। तो ये हम लोगों का रिपीटिशन होता है। वर्ड रिपीट होगा, लेटर रिपीट होगा। देखो, मैंने कुछ भारी डेफिनेशन अभी तक नहीं बताया, सीधा सीधा कोड बताया, उससे काम हो गया। एक्सक्लेमेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग याद रखो या डायरेक्ट ये सिंबल याद रख लो। ठीक है, हाउ कूल ही वॉज, धोनी कितना कूल था। तो ये क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त कर रहे। तो मैंने भी एक मैथमेटिक्स में पोयम लिखी थी और उसकी पहली लाइन थी वेयर आई कैन फाइंड द रूट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पोयम मैंने अपनी एक बहुत ही खास बुक में लिखी थी, जिस बुक में मैंने अपना पेपर पैटर्न लिखा था और बाकी बहुत चीजें उसमें मैंने लिखी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दोस्त ने वो बुक मांगी
और मैंने उसे दे दिया। और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाया हूँ, दोस्त नहीं था, क्लासमेट था, ठीक है। मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाया हूँ, ना मुझे उसके घर का पता मालूम है कि मैं उससे वो बुक ले सकूँ। पता नहीं उसके पास है भी या नहीं है। नहीं होगी तो मेरी लिखी हुई पोयम पूरी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सोच के लिखा था, बहुत सोचा था, मतलब 10 मिनट सोचा था और 10 मिनट में लिखा था। 10 मिनट बहुत होते हैं, टोटल 600 सेकंड होती है। हाउ कूल ही वॉज, तो ये एक्सक्लामेशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जहां पे ये दिख जाए समझ जाना वो एक्सक्लामेशन है। ज्यादातर पोयम में ये दिखता नहीं है, बट दिख गया तो क्या गलती है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए और 4 टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया को सबसे पहले समझ लो कि इसको ओनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा सीधा प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग करते हैं, ओनोमेटोपोइया, पता नहीं क्या क्या, लीव इट। ओनोमेटोपिया मतलब होता है वर्ड दैट कन्वेज साउंड, ठीक है। ऐसा वर्ड जिसको सुनकर हमें ऐसा लगे कि साउंड हो रहा है, ठीक है। द क्लॉक इज रनिंग, टिक टॉक, ठीक है। टिक टॉक उसकी आवाज होती है घड़ी की, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। लिखा है तो हमें दिमाग में ऐसा बज भी जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ओनोमेटोपिया। ट्रेन इज विसलिंग, ठीक है, मतलब ट्रेन की सीटी बज रही है, तो यहाँ पे हमें सुनाई भी दे जाती है, अरे हाँ एक बार मैं गांव जा रहा था इसकी सीटी बजी थी। दैट इज कॉल्ड एज ओनोमेटोपिया। जहां पे भी ऐसा साउंड का दिख जाए समझ जाना। एपोस्ट्रॉफी मतलब होता है एड्रेसिंग अ थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट एक्चुअली, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पहला पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसमें पोइट गॉड से बोल रहे हैं, हम भी जाते हैं गॉड के सामने बोलते हैं उनको, बट गॉड है क्या? नहीं है। अरे ऑफेंड मत हो जाओ, गॉड हैं लेकिन वो हमारे सामने नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते है ना। वरना आप बोलोगे सामने है दिखाई नहीं देते, मान लेते, चलो दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो मतलब उस चीज को बोलना जो चीज सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई बाहर गया है हम उसको भी कभी कभी बोलते हैं ना, आप भी जैसे मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे होगे वहां पे। सो इट इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रॉफी, उस चीज को एड्रेस करना जो चीज एक्चुअली में नहीं प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट पोएम इसका बेस्ट एग्जांपल है टॉटोलॉजी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स देखते हैं, क्लाइमैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइट ऑफ द रेडिकुलस, ठीक है। हाइट ऑफ द रेडिकुलस, क्लाइमैक्स मतलब थिंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, थिंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चीज है जो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। तो उस पोयम को याद करो, हाइट ऑफ द रेडिकुलस में क्या हुआ था। सबसे पहले छोटी सी स्माइल, मतलब पहले एकदम ऐसा, फिर छोटी सी स्माइल, बड़ी स्माइल, आवाज आई, हंसने लगा, बटन वटन खुली, गिर गया, एकदम पागलों जैसा हंसने लगा, तो क्लाइमैक्स था धीरे एकदम हाई, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स। इसका उल्टा एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 कर लो, ठीक है। हर एक पोयम में ये प्रेजेंट होते ही होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें मतलब उल्टा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बहुत गुस्सा था, थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ, खुश हो गया, हंसने लगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स समझ गए, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब क्या होगा, इसमें 2 और मोर वर्ड्स इन सेम लाइन हैविंग सेम मीनिंग, मतलब 2 वर्ड यूज हो जाएंगे जिनका मीनिंग सेम है, ठीक है, लगभग लगभग सेम है। जैसे एक एग्जांपल उठाता हूं, ही इज स्टूपिड मैड, वो बेवकूफ पागल है। लगभग लगभग दोनों सेम ही है, बस एक ही लाइन में है ना, बट एक ही लाइन में है, बस सेम है उन लोग। सो ये टॉटोलॉजी होगा, 2 वर्ड्स रहेंगे, मीनिंग सेम होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो टॉटोलॉजी होगा, ज्यादा तो नहीं देखा जाता है। खैर ये क्लाइमैक्स हो गया, वो बाकी सब हो गए जो पीछे गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल ओनोमेटोपिया, एपोस्ट्रॉफी ये भी ज्यादा देखे जा रहे, ठीक है। तो ये कर लीजिए और फिर उसके बाद जो 9 बच गए हैं वो तभी देखिए अगर आपको ज्यादा चाहने, मतलब ज्यादा सीखने की इच्छा हो, ठीक है। बाकी वो आईएमपी के लिए आए थे तो वो 10 देख लो, बात खत्म। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंटीथेसिस की। एंटीथेसिस मतलब 2 अपोजिट वर्ड्स इन द सेम लाइन, वर्ड्स इन सेम लाइन, ठीक है। सपोज एक थॉट है, स्पीच इज साइलेंट, ठीक है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। वहां पे इन्वर्जन बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे सिल्वर गोल्डन अपोजिट वर्ड है बट एक ही सेंटेंस भी यूज हुए, सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीथेसिस। अब आता है हाइपरबोलिक, कुछ लोग हाइपरबोल बोलते हैं, लीव इट, बोल सकते हो, ठीक है।
हाइपर बोल, नाम से ही समझ में आता है बोल, बोल बच्चन भारी चाय के साथ खारी। ठीक है, मतलब लंबे लंबे फेंकना। सीधा आप लोग देखते ही समझ जाओगे। इम्पॉसिबल थिंग्स, सीधा लिखो इम्पॉसिबल थिंग्स इन द लाइन। ठीक है, जैसे कुछ है कि इम्पॉसिबल लाइन ढूंढो जो हो ना सके बट फिर भी आप बोल दो। ठीक है, कुछ ऐसा पॉसिबल ना हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट कुछ चीजें जो इम्पॉसिबल होती है। आई कैन फिल द व्हाट आई कैन से वर्ल्ड बाय माय मनी। पूरी दुनिया को मैं अपने पैसे से भर सकता हूँ। अकेले पावर है क्या? नहीं, मतलब बोल बच्चन भारी है, बोल से ही समझ लो। तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल थिंग्स है, ये सब हो नहीं सकता है बट हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है, यूफेमिज्म क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन के लिए वहां जगह नहीं बची है। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कुछ चीज करना और फिर उसी का अपोजिट कर देना। लाइन, जैसे मैं बोलू ही अटैक्ड एंड देन सरेंडर्ड, तो उसने अटैक भी किया फिर सरेंडर भी कर दिया, तो अपोजिट है ना ये दोनों। अब आप बोलोगे कि ये एंटीथेसिस भी तो हो सकता है, नहीं, खुद के ऊपर हो रहा है इसका। ठीक है, तो उसने खुद अटैक किया, खुद को सरेंडर कर दिया, तो ये एंटीथेसिस नहीं होगा, दिस विल बी पैराडॉक्स। इसमें क्या हो रहा था, स्पीच और साइलेंस अलग अलग चीजें थी, यहाँ पे क्या सेम चीज है, उसने अटैक किया उसने ही सरेंडर किया। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ वर्ड याद रखो वरना कंफ्यूज हो सकते हो। तो खुद ही अटैक किया, खुद ही सरेंडर भी करवा लिया, सो दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स। यूफेमिज्म मतलब हार्श फीलिंग। ठीक है, हर्ष पाशी ने हार्श फीलिंग, एक्सप्रेसिंग हर्ष फीलिंग इन अ डिफरेंट वे। हर्ष मतलब हर्ष की फीलिंग नहीं, समझे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज गॉन टू मीट हिज मेकर। ठीक है, वो अपने बनाने वाले से मिलने चला गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, वो उसकी डेथ हो गई बट उसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, हम लोग एक अलग सेंटेंस से डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म। ठीक है, ज्यादातर ये आता नहीं है, इन्वर्जन आता है। जैसे इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, जो चीज पहले आनी चाहिए वो चीज बाद में आ गई है। जैसे मैं एक चीज बोलूं, अब एक चीज सुनो, चैंपियन इज माई नेम, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते ना, माई नेम इज चैंपियन, ऐसा बोलूंगा ना, चैंपियन इज माई नेम थोड़ी ना बोलूंगा। तो इसमें ऑर्डर गलत है, तो जब भी ऑर्डर गलत हो जाए सेंटेंस का, इट विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन। अब एक 4 रेयर टॉपिक बचे, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमसे रह गई थी, दैट इज इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट आंसर बट, ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आंसर लेने के लिए नहीं बल्कि उसको सोच में डालने के लिए। ठीक है, बट टू मेक वन थिंग, ऐसा कुछ लिख सकते हो। किसी एक को ज्यादा सोच में डालने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर लेने के लिए नहीं, उसको सिर्फ सोचने के लिए हम लोग मजबूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखू, कैन आई फ्लाई अबव द स्काई, क्या मैं आसमान से भी ऊपर फ्लाई कर सकता हूँ? तो वो यस नो नहीं बोलेगा, वो सोच में पड़ जाएगा। ये पागल हुआ है फिर इसका दिमाग खराब हुआ है, दोनों तो एक ही बात है, पागल ही हुआ, सोच में पड़ गया ना वो। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंट्रोगेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का लाइटोट्स, आयरनी और सिनेकाडॉक। ठीक है, बड़े बड़े, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए 18th वाला देखते हैं। सिनेकाडॉक आप लोगों ने देखा होगा, लाइटोट्स का नाम भी नहीं सुना होगा, आयरनी का नाम सुना होगा बट कभी समझा नहीं होगा। ठीक है, सो ये दोनों वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे नोट्स समझ जाओ भाई। ये दोनों वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सिनेकाडॉक देखते हैं, बताऊंगा ये भी, डोंट वरी। आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा सोच में मत पड़ जाना। ठीक है, सिनेकाडॉक मतलब होता क्या है, सिनेकाडॉक मतलब इसमें सेंटेंस होगा जिसमें आधा पार्ट आपका होगा, आधा पार्ट सामने वाले का। जैसे ऑल हैंड्स टू द पंप, जैसे सनी देओल ने 2.5 किलो के हाथ से पंप उखाड़ा था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे हाथ पंप पे जा रहे, तो आधा पार्ट पंप का है, आधा पार्ट हाथ का है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिनेकाडॉक बोले। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो,
अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल पार्ट, मतलब जैसे सामने कोई चीज है उसके पूरे अपना एक पार्ट यूज करे उसके पूरे के लिए, ठीक है। जैसे पंप है तो पंप पे अपना सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे, सिर्फ हाथ यूज कर रहे, सो इट इज सिनेकाडॉक। अब लाइटोट्स, लाइटोट्स होते क्या है देखो, जैसे एक कॉन्ट्राडिक्टरी आप लोग जानते होगे, नेगेटिव। तो इसमें होता क्या है, हम लोग सामने वाले को नेगेटिव वे में पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं ही इज नॉट मैड, मतलब वो पागल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ठीक ठाक है, समझदार है। तो इसको मैं अपोजिट वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बोलने में मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइटोट्स। जैसे एक और एग्जांपल बोल सकते हो आप लोग, ही कैन नॉट गेट बैड मार्क्स, ठीक है। एक बात याद रखना, सामने वाला पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पे गुड लिख देते तो असली स्टेटमेंट खराब हो जाती। अब यहाँ पे बैड लिखा तो असली स्टेटमेंट गुड है, तभी ये लाइट आउट होगा, ठीक है, लाइट आउट होगा। तो ही कैन नॉट गेट बैड मार्क्स, इसका मतलब क्या है, वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सीधे क्यों नहीं बोलते फिर, ठीक है, सीधे बोल देंगे तो लाइट आउट्स कैसे होगा। तो ये आप लोगों का लाइट आउट्स होता है, जिसमें हम लोग चीजों को उल्टा बोलते हैं बट वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे द यूज, इसको हम लोग बोल सकते हैं द यूज ऑफ अ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस। एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करेंगे, लीव इट, ऐसा आप लोग समझने के लिए लिख सकते हो। अब लास्ट आता है आयरनी। सॉरी गाइस, कैमरा स्टॉप हो गया, मैं इधर बोले जा रहा हूँ, उधर कैमरा स्टॉप है, मेरे को मालूम भी नहीं था, ठीक है। चलिए रीस्टार्ट करते हैं। आयरनी का मतलब होता है क्या है, आयरनी का मतलब जो हमने कभी सोचा भी ना हो वो चीज सामने से आ जाए। आयरनी ज्यादातर आपको पोयम वगैरह में दिखेगा नहीं इस साल, बट इसका मतलब वही होता है कि जो चीज हम लोग कभी सोच ना सके वो हो जाए। कभी कभी ये काफी मजाकिया भी लग सकती है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ठीक है, मतलब फायर स्टेशन है तो उधर सब लोग एकदम एक्सपर्ट होंगे जो आग से लड़ सके, बट उधर ही देखो आग लग गई, खत्म हो गया पूरा स्टेशन। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हो, पुलिस स्टेशन हैज बीन रॉब्ड, अ पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन है उधर पे चोरी हो गई। तो ये सुनकर हंसी आ रही है ना, में तो जिसे सुनकर हंसी आए, जिसे सुनकर ऐसा लगे कि कुछ भी बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड एज आयरनी, ठीक है। तो आयरनी मतलब वो चीज का यूज करना जो चीज अपोजिट हो एक्सपेक्टेशन के। एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन में कभी चोरी नहीं होगी, बट हो गई ना। फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन में आग लग गई है, क्या बात है ना, मजाकिया भी रहते हैं ये। तो ये 20 फिगर ऑफ स्पीच थी। आई नो मैंने आपका काफी समय ले लिया, बट आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।